We neither support nor oppose any decision. This is an educational video. The purpose of this video is only to provide information to the students. All the information given in this video is based on the news given by esteemed newspapers and news channels. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, बख्शी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आधारित है। इन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वर्ष 2021 तक 7 वर्ष का समय बीत चुका है। और इन 7 वर्षों के समय में इन्होंने 8 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो भारत की राजनीति में आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। आप चाहे छात्र हों, चाहे कर्मचारी या व्यवसायी हों या हाउसवाइफ हों, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। छात्रों को ये विशेषकर लाभदायक होगी क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों में ये सहायता देगी, टॉपिक लिखने में सहायता करेगी और कई फैसले ऐसे हैं कि आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। तो आइए देखिए 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम क्या रहे। चुनाव परिणाम घोषित हुए थे 16 मई 2014 को। कुल सीटें थी 543 और बहुमत के लिए आवश्यक सीटें थी 272 और एनडीए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राजग अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सीटें मिली थी 336, जो कि बहुमत के लिए आवश्यक सीटों से 64 सीटें ज़्यादा थीं। इसलिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने एनडीए को 16वीं लोकसभा का गठन करने के लिए आमंत्रित किया और इस प्रकार 26 मई 2014 को 16वीं लोकसभा का गठन किया गया। और बहुमत दल का नेता होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया और राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें शपथ दिलवाई। और ये दोस्तों उस समय के यादगार चित्र हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए किसी पूजा स्थल की तरह पूरी श्रद्धा से माथा टेक रहे थे और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और ये उस समय का यादगार चित्र है जब पहली बार भाषण देते हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे मंच पर। और ये दोस्तों उस समय इनके साथ 45 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई थी। आगे चलकर इन मंत्रियों के सहयोग से और अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा उन्होंने भारत की राजनीति में मील का पत्थर जो साबित हुए हैं, ऐसे 8 फैसले लिए। उन सभी फैसलों को हम आपको एक एक करके दिखाएंगे और उनकी चर्चा करेंगे। उनके बारे में सभी प्रश्न आपके हम दूर करेंगे, शंकाएं, और इसके अलावा आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी आपको लाभ देंगे। तो आइए देखते हैं वे क्या फैसले थे। प्रथम ऐतिहासिक फैसला था, फर्स्ट हिस्टोरिकल डिसीजन वाज नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। और दोस्तों 8 नवंबर 2016 वो तिथि है जिस दिन रात्रि को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि आज रात 12 बजे से 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे। उनका ये ऐलान करते ही उसी दिन रात के 12 बजे से 1000 रुपये के और 500 के नोट रद्दी कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गए और उनका स्थान लिया था 2000 के नोटों ने और 500 के नए नोटों ने जो अभी भी चलन में हैं। और अगले दिन ही बैंकों में इन नोटों को बदलवाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गृहिणी, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यवसायी, सभी को नोट बदलने की होड़ लगी हुई थी। पुलिस प्रशासन और बैंक कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सरकार का पूरा ध्यान डिजिटलाइजेशन की तरफ हो गया और डिजिटल करेंसी की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। इसमें समर्थकों की राय यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को इसे बढ़ावा मिला। 2016-17 में 1013 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था। 2017-18 में यह बढ़कर 2070.39 करोड़ रुपए हो गया और 2018-19 में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़कर 3133.58 करोड़ रुपए हो गया। नोटबंदी के 21 महीने बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि रिजर्व बैंक में 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट जमा हुए थे उनका मूल्य 15.31 लाख करोड़ रुपए है। और नोटबंदी के समय देश में 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोट चल रहे थे। इसके अनुसार रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया।
अब इसके विरोधियों की राय यह थी कि नोटबंदी को काले धन, आतंकवाद और जाली नोटों के कारोबार के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार बताया गया था। परंतु नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद, नक्सलवाद, काले धन की समस्या और जाली नोटों के कारोबार के खिलाफ कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, ऐसा इनके विरोधियों का कहना है। और बहुत सा काला धन सफ़ेद धन में परिवर्तित हो गया और स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़ गया। ये सभी आरोप विरोधियों द्वारा लगाए गए। दूसरा ऐतिहासिक फैसला था, सेकंड हिस्टोरिकल डिसीजन वाज सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, 18 सितंबर 2016 को उड़ी जिला बारामूला, जम्मू और कश्मीर में आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर फिदायीन हमला किया। इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हुए। इस हमले में 4 आतंकी मार गिराए गए और इस हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया गया। इस हमले के बारे में सुनकर जनता में जन आक्रोश भड़क उठा। भारत में हर ओर आतंकियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ने लगी। गोपनीयता रखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति पर योजना बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी केवल 4 व्यक्तियों को थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। LOC के पार पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों तथा उनके लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त करने के लिए पूरी गोपनीयता रखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई गई। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि लॉन्चिंग पैड वे स्थल होते हैं जहाँ आतंकियों को पूरी तरह से हथियारों से लैस करके अलर्ट मोड पर रखा जाता है और मौका पाते ही उन्हें भारत में घुसपैठ करा दिया जाता है। योजना में ध्यान रखा गया कि अपने सैनिकों को बिना किसी नुकसान के अधिक से अधिक आतंकियों को ठिकाने लगाया जाए और यह भी ध्यान रखा गया कि दुश्मन के क्षेत्र में आम नागरिकों को कोई हानि न पहुंचे। 28 सितंबर 2016 को आधी रात के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने का निर्णय लिया गया। विशेष कमांडोज के साथ सेना के जवानों को भी भेजा गया था ताकि उन्हें कवर फायर दिया जा सके और कमांडो अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकें। 4 घंटे में भारतीय सैनिक अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सकुशल बिना किसी क्षति के लौट आए और इस कार्रवाई में कई आतंकी शिविर और लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। सकारात्मक पहलू इसका ये रहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सेना ने LOC को पार किया। विश्व में यह संदेश गया कि भारत किसी भी आतंकी वारदात के बाद चुप बैठने वाला नहीं है और मुंह तोड़ जवाब देने में भारत अब सक्षम है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की दुनिया कायल हो गई और इस कार्रवाई से यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विषम परिस्थितियों में भी त्वरित और सही फैसले लेने में सक्षम है। इस कार्रवाई पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, इस समय सांकेतिक चित्रों और ध्वनियों का प्रयोग किया गया है और इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल इसी प्रकार की परिस्थितियों में हमारे भारतीय जवान और कमांडो किस प्रकार शत्रु के क्षेत्र में LOC पार करके दाखिल हुए और कैसे कई किलोमीटर का सफ़र उन्होंने LOC से आतंकी ठिकानों तक इसी तरह कोनियों पर रेंगते हुए पार किया, जबकि चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछी थी, कदम कदम पर मौत थी। फिर भी आतंकियों से उनको सबक सिखाने के लिए हमारे भारतीय जाबाज कमांडो और सेना के जवानों ने किस प्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जो मिशन उन्हें सौंपा गया था उसको उन्होंने पूरा किया और उनके आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया, उनके लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए खिले हुए चेहरे लेकर खुशी से वापस लौट आए कि मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा और हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची, जबकि उनके हमने बहुत से आतंकी मार गिराए। तीसरा ऐतिहासिक फैसला था, थर्ड हिस्टोरिकल डिसीजन वाज GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
जीएसटी को लागू किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरे देश में समान कर प्रणाली लागू करने का प्रयास किया, पर राज्यों के विरोध के कारण योजना सफल नहीं हो पाई। मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, परंतु राज्यों के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई परिवर्तनों के बाद इस बिल को संसद में पास कराने का प्रयास किया, परंतु बिल पास नहीं हो सका और अगस्त 2016 में संसद में यह बिल पास हुआ। 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों के पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। उसके बाद ये कानून बना। जीएसटी से संबंधित 4 विधेयक निम्नलिखित हैं। पहला है सेंट्रल जीएसटी बिल, दूसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, तीसरा है राज्यों को कंपनसेशन जीएसटी बिल और चौथा है यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल। अब इसके समर्थकों की राय यह है कि पूरे देश में समान वस्तुओं पर समान टैक्स लगाने से टैक्स में विसंगतियां दूर हुई। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स की दरें होने के कारण वस्तुओं के मूल्य भी अलग अलग होते थे। शुरुआत में व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी हुई, परंतु बाद में कई बदलाव किए गए, जिसके बाद अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। व्यापारियों की परेशानियां दूर की जा रही हैं और जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। और इसके विरोधियों की राय यह है कि राज्यों के विरोध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों और आबकारी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पर सहमति बनाने में सरकार अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इसलिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल के अलग अलग मूल्य हैं। चौथा ऐतिहासिक फैसला था फोर्थ हिस्टोरिकल डिसीजन वाज 3 तलाक पर कानून। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून लागू किया गया था 19 सितंबर 2018 को और इसका इतिहास निम्नलिखित है। रिजवान अहमद नामक एक व्यक्ति ने शादी के 15 साल बाद 2016 को अपनी बीवी सायरा बानो को 3 बार तलाक कहकर संबंध तोड़ दिया। सायरा बानो ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और 22 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की पीठ ने 3 तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को इस बारे में कानून बनाने के लिए भी कहा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने फरवरी 2018 में अध्यादेश जारी किया और संसद में बिल पेश किया। विरोध के बावजूद दोनों सदनों में यह बिल पास हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून बना और इसे 19 सितंबर 2018 से लागू कर दिया गया। समर्थकों की राय यह है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध विच्छेद करे तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि 3 तलाक के केस घटकर 5% से 10% तक रह गए। परंतु इसी बारे में इसके विरोधियों की राय यह है कि इस कानून में यह प्रावधान है कि पीड़ित महिला को स्वयं शिकायत करनी पड़ती है और कई मामलों में अनपढ़ महिलाएं पति या ससुराल वालों के दबाव में आकर शिकायत नहीं कर पाती, ऐसा इसके विरोधियों का कहना है। और 5वां ऐतिहासिक फैसला था फिफ्थ हिस्टोरिकल डिसीजन वाज 26 फरवरी 2019 को POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक इन POK ऑन 26 फरवरी 2019। इसका इतिहास दोस्तों इस प्रकार है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लथीपोरा जिला पुलवामा जम्मू कश्मीर में CRPF के काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इस खबर को सुनकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया गया। हर देशवासी की मांग थी कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस बार POK के स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला करने की योजना बनाई गई। दोस्तों, पूरे देश में पुलवामा के 40 शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उस दिन 14 फरवरी को बलिदान दिवस के रूप में भी मनाना आरंभ कर दिया गया। 26 फरवरी 2019 की रात को 3 बजे
12 मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में 12 मिराज 2000 विमान पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट, मुजफ्फराबाद तथा चकोटी में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर हजार हजार किलो के बम बरसाए। हवाई हमले में उपरोक्त सभी आतंकी शिविर पूरी तरह ध्वस्त हो गए और सैकड़ों आतंकी मारे गए। अगले दिन पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में घुसकर बम बरसाए। उन्हें खदेड़ते हुए जांबाज भारतीय पायलट अभिनंदन का MiG-21 विमान नष्ट होकर पाकिस्तानी सीमा में गिरा, लेकिन उन्होंने इससे पहले पाकिस्तानी विमान को भी नष्ट कर दिया था और अभिनंदन पैराशूट से कूद गए और पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। और इस समय स्क्रीन पर आप विंग कमांडर अभिनंदन का चित्र देख रहे हो। 26 फरवरी 2019 की रात को पाकिस्तान का आसमान थर्रा उठा। ग्वालियर एयरबेस से रात को 3 बजे 12 मिराज 2000 विमानों ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होकर जैश ए मोहम्मद के ठिकाने बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में हजार हजार किलो के बम बरसाए और आतंकी शिविरों को निशाने पर लिया और उन्हें ध्वस्त कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। तो भीषण बमबारी में तीख निशाने लगाए गए। अचूक निशानों के आगे सारे आतंकी शिविर ध्वस्त कर दिए गए। जो भी उन्हें काम सौंपा गया था उसे वे बखूबी निपटाते हुए अपनी सीमा में वापस लौट आए। इस एयर स्ट्राइक से विश्व में यह संदेश गया कि किसी भी आतंकी घटना का भारत मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया कायल हो गई और दुनिया की नज़र में भारत की छवि एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में सामने आई। भारत के कुशल नेतृत्व और भारतीय सेना के दमखम की सर्वत्र सराहना हुई। छठा ऐतिहासिक फैसला था, 6th हिस्टोरिकल डिसीजन वाज, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 तथा 35A हटाई गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 31 अक्टूबर 2019 को। इसका इतिहास इस प्रकार है कि 1948 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से पहले वहाँ के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेषाधिकार की मांग रखी थी। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाने के बाद भी यहाँ पर केंद्र सरकार के कई कानून लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भारत के शेष राज्यों में लागू था, परंतु जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार की सरकारी नौकरियां केवल वहां के स्थायी नागरिकों को ही मिलती थीं, शेष भारत के नागरिकों को नहीं मिल पाती थी। और जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार भी सिर्फ कश्मीरियों को ही था, शेष भारत के नागरिक वहां संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। भारतीय जनता पार्टी BJP लंबे समय से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग कर रही थी और अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे हटाने का BJP ने वादा भी कर रखा था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का मामला अदालत में भी गया, पर वहाँ भी इसका गतिरोध बना रहा। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ धारा 370 को हटाने के पक्ष में नहीं थीं। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने राज्यसभा में ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने राज्यसभा में यह प्रस्ताव भी रखा कि जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसकी अपनी विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। और भारतीय संविधान के 35A अनुच्छेद को निरस्त करना। अब आइए दोस्तों समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का 35A अनुच्छेद क्या था और इसको किस प्रकार निरस्त किया गया। भारतीय संविधान का 35A अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल को वहाँ का स्थायी नागरिक परिभाषित करने तथा उन्हें विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार
देता था। ये 35A अनुच्छेद के अंतर्गत दर्ज था। इसे 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद 370 के खंड 1 में उल्लिखित है। इसे भी 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया, अर्थात 35A अनुच्छेद को। अब इस बारे में समर्थकों की राय ये है कि जम्मू कश्मीर औपचारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बना और केंद्र सरकार के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होने आरंभ हो गए। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन जैसे कानून जो भारत के शेष राज्यों में लागू थे, वे अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लग गए। लेकिन इसके बारे में विरोधियों की राय यह है कि राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया। बहुत से नेताओं को नज़रबंद किया गया और राज्य में इंटरनेट तथा अन्य संचार सेवाओं को बंद रखना पड़ा। इससे जनसाधारण को काफ़ी परेशानी हुई और विरोध के चलते पर्यटन पर बुरा असर पड़ा, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। 7वां ऐतिहासिक फैसला था नागरिकता संशोधन कानून। 7th हिस्टोरिकल डिसीजन वाज CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, इस बारे में CAB, CAA और NRC के बारे में हमने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने इनसे संबंधित 37 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं और उनकी रिवीजन भी कराई है। उन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझाया भी गया। इनमें से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आता रहता है और आगामी परीक्षाओं में आने की 100% संभावना है। इस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को इस कानून को, और फैसले का असर क्या रहा, तो आइए देखिए। फैसले का असर ये रहा कि नागरिकता संशोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों अर्थात बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन, पारसी तथा सिख, इन 6 धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित है। इस कानून के पहले इन लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम 11 वर्ष रहना आवश्यक होता था। इस कानून के बन जाने के बाद ये अवधि 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई। इसका इतिहास इस प्रकार है। इस बिल को 16वीं लोकसभा द्वारा जनवरी 2019 में ही पास कर दिया गया था, परंतु राज्यसभा में पास होने से पहले ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और लोकसभा भंग होने के कारण ये बिल भी रद्द हो गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार ने इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया। यह बिल 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद 10 जनवरी 2020 को यह बिल नागरिकता संशोधन कानून के रूप में लागू कर दिया गया। अब इसके समर्थकों की राय यह है कि कई वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने की राह आसान हो गई। यद्यपि इसके बारे में सरकार अभी कोई ठोस नियम बनाने में कामयाब नहीं हुई है, परंतु सांसदों की एक कमेटी 9 जुलाई 2021 तक अपनी रिपोर्ट इस बारे में देगी। और इसके विरोधियों का इस बारे में ये कहना है, इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इस बिल में खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। 8वां ऐतिहासिक फैसला था बैंकों का विलय। 8th हिस्टोरिकल डिसीजन वाज मर्जर ऑफ बैंक्स। दोस्तों, 10 बैंकों का विलय किया गया 1 अप्रैल 2020 को। अब 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए गए। तो आप देखिए किस बैंक का किस में विलय किया गया। पहला बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक। इनका विलय किया गया पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया कैनरा बैंक में। और चौथा इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों बैंकों का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और इसके साथ साथ IDBI बैंक के निजीकरण अर्थात प्राइवेटाइजेशन को भी सरकार ने मंजूरी दी। IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके समर्थकों की राय इस बारे में यह है कि बैंकों का खर्च घटने से उनकी आय बढ़ी, ग्राहकों को पहले से बेहतर सुविधा मिलनी आरंभ हुई, बैंकों को नई तकनीक में ज़्यादा निवेश करने की सुविधा मिली।
बैंकों की उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सरकारी बैंकों को निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिली। और बैंकों को गैर उपार्जित आस्तियों अर्थात NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अर्थात डूबे हुए कर्ज की समस्या से उबरने में सहायता मिली। यहाँ आपको बता दें कि बैंक में जिस ऋण की किस्त 90 दिनों तक जमा न की जाए उस ऋण की राशि को NPA अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। इसका हिंदी अनुवाद है गैर उपार्जित आस्ति। और विरोधियों की राय इस बारे में यह है, इस फैसले के विरोधियों का कहना है कि बैंकों ने अपने खर्चे घटाने के लिए निचली श्रेणी के कई कर्मचारियों को VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति दिलवाई। ये इसके विरोधियों का कहना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।